हाँ, नमस्कार। मेरा नाम है आस मोहम्मद कैफ़ और आप लोग जब हमारे शोज़ को देखते हैं, ख़ासकर हम कोशिश करते हैं कि ऐसी मोटिवेशनल शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते रहें जो जिन्होंने एक प्रतिकूल परिस्थितियों में एक अलग तरह की परिस्थिति में स्वयं को स्थापित किया हो और खुद को साबित किया हो। तो देखिए अभी आपने हमारा इंटरव्यू देखा था कि हमने बुशरा अरशद से बातचीत की थी कि वो कैसे किन कठिन परिस्थितियों में आईपीएस बनी थी। इसके साथ हमने बताया था आपको आदर्श कुमार कैसे आईएएस बने थे। तो आज हम आपसे जिनसे बातचीत करा रहे हैं वो हैं शुएब सैफी, उनका नाम है। और उनके नाम का जो उनकी उपाधि है वो है डॉक्टर। उनका पूरा नाम है डॉक्टर शुएब सैफी और एमबीबीएस वो अभी पूरा कर चुके हैं, अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो शुएब सैफी की जो जर्नी रही है वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी सिखाने वाली है। उसमें बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है और काफ़ी सकारात्मक मैसेज है, प्रेरक मैसेज है, मोटिवेशनल मैसेज है। शुएब सैफी के फादर सलीमुद्दीन सैफी एक आम परिवार से आते हैं, बहुत संघर्षशील पृष्ठभूमि से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं। और किस प्रकार से एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का गांव में रहने के बाद और बहुत ज़्यादा भौतिक सुविधाओं के ना होने के बाद भी, संसाधनों के ना होने के बाद भी एमबीबीएस तक पहुंचता है, नीट क्वालिफाई करता है, अच्छी रैंक लाता है, एमबीबीएस ज्वाइन करता है, एमबीबीएस कंप्लीट करता है। तो वो काफ़ी प्रेरक चीज़ें हैं। शुएब, आपका स्वागत है। शुएब, एक्चुअली हमारा जो बातचीत करने का आपसे थोड़ी कैजुअल बातचीत होती है और हम जानना चाहेंगे कि आपके परिवार से हम शुरुआत करते हैं। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं और परिवार में कौन कौन है? मेरा नाम शुएब सैफी है। मैं मीरापुर से बिलोंग करता हूँ। मीरापुर एक टाउन है। जी। ठीक है। और मेरे पापा जो हैं, मेरी फैमिली में मेरे पापा हैं, मम्मी है मेरी, और हम 4 बहन भाई हैं। उसमें 2 हम भाई हैं, 2 बहन हैं। एक छोटा भाई है, बीटेक कर रहा है, बीटेक कर चुका है, वो अभी गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। और बड़ी बहन मेरी मैरिड है, छोटी बहन अभी स्कूलिंग कर रही है, 11th क्लास में है। और आपके पापा जो हैं वो क्या करते हैं? मेरे पापा जो हैं, हमारी पहले तो बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है। 1987 में मीरापुर आए थे। हम एक्चुअली बिलोंग करते हैं मेरठ से, लेकिन मेरठ में जो है एक बार दंगा हुआ था, तो उसमें घरों में आग लगा दी गई थी सभी लोगों को। तो उस टाइम पर हम लोग जो है ना माइग्रेट कर गए थे मीरापुर के लिए। तो मीरापुर में तब आए थे, तब से पापा ने और परदादा दादा ने सब लोगों ने मिल करके अपना थोड़ा थोड़ा बिजनेस स्टार्ट किया, छोटा मोटा काम करके। क्या काम करते थे ओपनली बताइए, ताकि लोगों को पता चले ना कि कोई कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। मैं बताता हूँ। जो ये होता है ना, मतलब जैसे आप समझते हैं कि वीकली एक बाजार लगता है मार्केट में, जिसे आम भाषा में पीठ बोलते हैं। पीठ? हाँ, पीठ बोलते हैं ना, मंगल पीठ या बुध मंगल पीठ पीठ, बुध या पीठ। पीर पीठ? तो उसमें जो है ना, जो किसान के एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स होते थे, ओके, फावला या है ना, सब चीजें, तो ये लेकर के आते थे शहर से, और इसको एज अ जमीन पर दुकान लगा करके अपनी छोटी सी वहां पर सेल करते थे। तो उससे जो अर्निंग होती थी उससे घर भी चलाते थे। और उससे फिर उसके बाद जो है, मतलब जर्नी ऐसी रही है। पहली बात तो जो मेरे पापा की सोच है वो बहुत मतलब स्ट्रांग है, बहुत पॉजिटिव सोच वाले इंसान है, नॉर्मल नहीं है, और बहुत लंबा सोचते हैं। और मेरे आइडियल मेरे पापा ही हैं। वेरी नाइस। और उसके बाद जो है, जो वो पीट करते थे, वीकली पीट करते थे अपना, अगर उसके साथ साथ पढ़ाई भी करते थे। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उन्होंने, मास्टर्स किया है। आपके पापा ने? मेरे पापा ने मास्टर्स काम करते रहे, पढ़ते भी रहे। वहीं दादा परदादा के साथ में वहीं काम करते थे, वहीं पर बैठ करके अपनी बुक से पढ़ाई करते थे, वहीं से ग्रेजुएशन की है। और स्कूलिंग भी मेरे पापा की ऐसी रही है कि 7th क्लास ये वाले रिश्तेदार के रहकर कर ली, 8th क्लास ये वाले रिश्तेदार के, 9th क्लास ये वाले रिश्तेदार के, 10th ये वाले, मतलब एक स्कूल से परमानेंट पढ़ाई नहीं की है कभी भी। इस तरह का हमारा जो था। जगह क्यों बदलते थे? जगह इसलिए बदलते थे क्योंकि फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे उस टाइम पर। अच्छा। हाँ, लेकिन पापा को पढ़ना भी था, और फिर फैमिली, जैसे घर में सबसे बड़े थे वो, तो फैमिली को सपोर्ट भी करना था, और बहनों की शादी भी करनी थी उनको। तो इसीलिए वो मतलब अर्निंग में लग गए थे। एक बार जॉब भी लग गई थी, गवर्नमेंट जॉब लग गई थी, लेकिन सैलरी इतनी ना होने की वजह से कि परिवार नहीं चल पाएगा, तो वो जॉब छोड़नी पड़ी उनको। ओके। तो उसके आपके पापा की शादी हो गई? जी। ओके। और शादी होने के बाद जो है वो आपने उनका दूसरा काम बदला, कोई किसी दूसरे व्यापार में आए? हाँ, व्यापार में दूसरे में आए, लेकिन जैसे व्यापार दूसरे स्टार्ट किया तो उसमें ये था कि हमारी अम्मी जो है, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है मेरे पापा की लाइफ में। कैसे? ऐसा नहीं है, उनका ये सपोर्ट रहा है कि मतलब जैसे हमने स्टार्ट किया था, नया बिजनेस स्टार्ट किया था पापा ने, तो उस टाइम पर शायद मैं पैदा हो चुका था। 1999 2000 की बात बता रहा हूँ आपको। तो उस टाइम पर जैसे हमने एक छोटा बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उसमें
जो लेबर हमारे यहाँ पर काम करती थी, तो हमने उनको हायर किया था, मतलब कि हम अपने घर से खाना और सब चीज़ें हम अपने देंगे, उनको बस सैलरी देंगे उनको काम करने की। वेरी नाइस, गुड आइडिया। तो उसमें जो है ना, मेरी अम्मी रोटियां बनाती थी, उसमें मतलब ये मान लो 10 से 12 लोग काम करते थे, तो 40-50 रोटियां मेरी अम्मी अकेली बनाती थी, 2 टाइम के लिए, दोनों का खाना। इस लेवल का सपोर्ट किया है मेरी अम्मी ने पापा को। 2 समय खाना खाते थे वो, हाँ, दोपहर में और सबका इवनिंग खाना, में, हाँ सभी का खाना दोनों बार खाना आपकी अम्मी बनाती अम्मी थी। बनाती थी सारे लोगों का। कोई होटल नहीं आता था, कोई होटल से खाना नहीं आता था, तो मतलब सिर्फ सपोर्ट करने के लिए मेरे पापा को। वेरी नाइस। और और उसके बाद आपकी जो है स्कूलिंग, हाँ, स्कूलिंग तो स्कूलिंग शुरुआती स्कूलिंग कहाँ से हुई? शुरुआत मैंने की थी जो नॉर्मल मेरा यहाँ पर मीरापुर में स्कूल है, दी मोंटेसरी स्कूल, तो वो 8th क्लास तक का स्कूल है। तो और वहाँ आपने कहाँ तक पढ़ाई की? मैंने वहाँ पर 5th क्लास तक पढ़ाई की थी। ओके, उसके बाद आपने? उसका रीज़न ये था 5th क्लास तक पढ़ने का कि मतलब पहले पापा गए थे कुरान शरीफ वगैरह, जो हमारी इस्लामिक तालीम होती है वो कंप्लीट हो जाए। हाँ, तो जैसे मेरी इस्लामिक तालीम कंप्लीट हुई थी, उसके बाद फिर पापा ने एडमिशन करा दिया था मेरा बहसुमा DPM पब्लिक स्कूल में। हाँ, फिर वहाँ से मैं 11th क्लास में 9th क्लास में मीरापुर में एडमिशन कराया था SSS में। हाँ। उसके बाद 11th क्लास में मैं गया था ज्ञानश्री पब्लिक स्कूल में। यानी आप भी अपने पापा की तरह स्कूल बदलते रहे। हाँ, स्कूल बदलता रहा, लेकिन मेरा रीज़न अलग था, पापा का अलग था। हाँ, लेकिन आपकी एक खास बात ये दिखाई दे रही है, जो आदिप मांटेसी की के बेसिक स्टडीज थी वो इस्लामिक स्टडीज से चलता था। जी बिल्कुल। उसके बाद डीपीएम में गए, वो सीबीएसई से चलता वो था, अलग CBSE कल्चर था। जी बिल्कुल। उसके बाद आप SSS में गए, वो अलग कल्चर था। बिल्कुल। उसके बाद आप ज्ञानस्थली में गए। जी 4 स्कूल के आप, हाँ जी, 4 स्कूल हैं। 4 स्कूल में। चलिए 10+2 किया आपने ज्ञानस्थली से, जी और 10th किया था आपने SSS से। जी ओके, तो ये तो दोनों स्कूल इस बात से खुश होते होंगे कि हमारे स्टूडेंट हैं। जी बिल्कुल। वेरी नाइस। तो जब 12th आपने कर लिया, तो आपके पापा आपको डॉक्टर बनाना चाहते थे क्या, जो आपके मन में आया? 12th हाँ, किस स्ट्रीम में किया था? इसकी भी एक कहानी है, इसकी भी छोटी सी। मतलब मैं ये था, जब मैं 11th-12th क्लास में था, तो मुझे नहीं पता था मैं अच्छा पढ़ता हूँ, पहली बात तो ये है। मुझे, मैं बस पढ़ता था, मेहनत करता था, मुझे नहीं पता था मैं अच्छा पढ़ता हूँ। तो उसमें ये था कि मैं ये सोचता था 11th से 12th क्लास में कि मैं नॉर्मल कोई ग्रेजुएशन करके BSc वगैरह में, और ज़्यादा मतलब हेडेक नहीं करूँगा, अपना बिजनेस कर लूँगा या कोई जॉब लगेगी जॉब कर लूँगा। लेकिन हुआ ये कि जो मेरे फ्रेंड्स थे, हम 3 लोग थे, तो उसमें मतलब मेरे एक फ्रेंड को उसने आकाश ज्वाइन किया था मेरिट से। आकाश इंस्टीट्यूट, हाँ, आकाश मेडिकल की इंस्टीट्यूट। जो तैयारी कराते हाँ, हैं। वो 12th क्लास में ही ज्वाइन किया था उसने, 12th के साथ साथ। तो वो स्मार्ट था पढ़ने में थोड़ा, तो फिर ये था कि कोचिंग करनी है। तो फिर मतलब पापा के मुंह से मैंने जो है ना 8th क्लास 9th क्लास से 5 शब्द सुने हैं हमेशा: IAS, IPS, CPMT, PCS, ये 4-5 शब्द वो हमेशा दोहराते थे। तो इसमें से मतलब एक हमारे स्कूल में जो था SSS में, उसमें एक ये कल्चर था कि बर्थडे वाले दिन बर्थडे सेलिब्रेट होता था असेंबली में। प्रिंसिपल सर जो थे फैयाज अहमद, वो बर्थडे सेलिब्रेट कराते थे। तो उसमें क्या था कि वो सबसे पूछते थे कि आप क्या बनना चाहते हो लाइफ में। तो बच्चे जो भी बताता था, फिर उनका एक सेकंड क्वेश्चन ये रहता था कि कैसे बनोगे, व्हाट इज द जर्नी फॉर दिस डेस्टिनेशन, व्हाट विल बी योर जर्नी। तो उसके लिए फिर मुझे ये था कि डॉक्टर बनना है, CPMT। तो फिर मैंने CPMT के बारे में पता किया, CPMT क्या है, कब कितने मार्क्स का होता है, क्या होता है। लेकिन ये मेरे टाइम पर नीट में कन्वर्ट हो गया था CPMT पे। ठीक है। तो फिर मैं उसमें 12th के बाद जो था, फिर हमारे घर में मतलब ये इस चीज़ का डिसीजन लिया गया कि मैं कोचिंग कर लेता हूँ। पहले तो मेरे ये था कि मैं कोटा जाऊँ कोचिंग करने के लिए, क्योंकि शुरू में सबको ऐसा रहता है कि कोटा सही है, कोटा में बच्चे तैयारी करते हैं, वहीं से ज़्यादा सिलेक्शन माहौल बन जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझसे अगर कोई पूछेगा पर्सनली, कोटा से नहीं, हम ही पूछ रहे हैं ना पर्सनली, आपसे बताइए। कोटा कोई फायदा नहीं है। कोटा का कोई फायदा नहीं है, क्यों? देखो, अगर आप फ्रेशर हो और आपके बेसिक्स भी इतने स्ट्रांग नहीं है, आप नॉर्मल स्कूलिंग करके आए हो, बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं है, तो कोटा में आप जाओगे, आपको ना वहाँ का माहौल ही ऐसा है ना कि मतलब सुसाइड सबसे ज़्यादा कोटा में ही हो रहा है। सुसाइड सबसे ज्यादा कोटा में हो रहा है, क्यों? वहाँ पे कभी जो है वहाँ के जो PG वाले हैं वो फैन चेंज करा रहे हैं, स्प्रिंग वाले फैन लगवा रहे हैं कि बच्चे सुसाइड ना कर पाए। कहाँ तैयारी की आपने? मैंने मेरठ से तैयारी की। आपने पर्सनल तैयारी की? नहीं, मैं मेरठ में जो था PL शर्मा रोड पर कोचिंग्स थी, वहाँ से तैयारी की। आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट था या पर्सनल कोचिंग्स थे? पर्सनल कोचिंग्स थे। आपने सब्जेक्ट वाइज तैयारी की? सब्जेक्ट वाइज तैयारी की है मैंने। जो पुराने टीचर्स हैं वहाँ पर, एक तो आकाश इंस्टीट्यूट है मेरठ में, और मेरठ में PL शर्मा रोड पर सबसे पहली कोचिंग वहीं पर होती थी, सबसे पुरानी कोचिंग सेंटर था। कितने साल प्रयास किया? मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 400 मार्क्स थे, सेकंड अटेम्प्ट में मेरे 594 थे। 594? ऑल इंडिया रैंक थी मेरी 9315, स्टेट रैंक थी मेरी 1245। कॉलेज मिला आपको? कॉलेज मुझे इससे पहले SN मेडिकल कॉलेज मिल रहा था आगरा का, और सैफाई मिल रहा था, लेकिन घर वालों की वजह से घर वाले चाहते थे कि मैं पास में रहूँ,
इसलिए मैंने सहारनपुर का मेडिकल कॉलेज लिया है। सहारनपुर का मेडिकल कॉलेज। जी और अभी आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो गया? जी, मेरा एमबीबीएस अभी पिछले महीने कंप्लीट हुआ, रिजल्ट आया था मेरा। तो मेरे क्या आया रिजल्ट में? रिजल्ट में पास हूँ। पास हो गए आप? जी हाँ, वेरी नाइस। और अभी आपका इंटर्नशिप चल रही है? जी, इंटर्नशिप चल रही है मेरी। आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, एमएस या एमडी? मैं एमएस करना चाहूँगा इंशाल्लाह। एमएस। जी एमएस। हाँ, वेरी नाइस। मैं आपकी बातचीत में मुझे एक बात जो है वो काफी इंटरेस्टिंग लगी। जी जब आप कोटा में कोचिंग की बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि कोटा की कोचिंग ना करके इंडिविजुअल कोचिंग, पर्सनल कोचिंग जो है वो ज्यादा असरदायक है। जी, क्यों लगता है आपको? ये जो था फर्स्ट ईयर, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो उसमें तब मेरे पापा का ही मतलब पापा की ये था कि आप जो है ना कोचिंग लोकल जगह से करो और क्या नाम, फिर उसके बाद देखते हैं। तो उस टाइम पर मेरे दिमाग में ये था कि मुझे कोटा जाना चाहिए, लेकिन मेरे पापा के दोस्त हैं नोएडा में रहते हैं, उन्होंने समझाया कि बेटा पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, आप मेरठ जाओ। तो मैंने मेरठ में 1 साल लगाया, मैंने वहां पर देखा मेरे बेसिक्स बिल्कुल मतलब जीरो पे था मैं। तो मैंने स्टार्ट किया वहां से पढ़ना और मैं पूरी मेहनत करता था और मेरे दिमाग में एक चीज थी अंदर अंदर कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन निकाल के दिखाऊंगा। भले ही मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैं उस लेवल तक पहुंच गया था कि मेरे बेसिक्स बन गए थे पूरे। तो सेकंड अटेम्प्ट में मुझे सब बोलते थे, मेरे चाचा ही बोलते थे, सब बोलते थे कि कोटा चले जाओ, पापा नहीं बोला है कोटा चले जाओ। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने कहा कि मैं कोटा नहीं जाऊंगा, अब मैं मेरिट से तैयारी करूंगा। बीच में बिजनेस करने की वजह से आपके आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई थी? जी हम्म। जी अच्छा, ये मुझे आप बताइए शुएब कि आपने जब एमबीबीएस किया जी और जब आप एमबीबीएस कर रहे थे, जी आप ग्रामीण अंचल से आए, जी इस बारे में कुछ जानते नहीं थे, आपके आसपास में जो है मेडिकल का कोई दूसरा एमबीबीएस डॉक्टर नहीं था, जी। तो वहां तक पहुंचना, उन बच्चों के साथ पढ़ना, तो कहीं अभी कभी आपको ऐसा फील नहीं होता था कि ये बच्चे जो हैं मुझसे बेहतर हैं? वो मुझे फील होता था कोचिंग में। कोचिंग में फील होता हाँ, था क्या? कोचिंग में क्या होता था कि ड्रॉपर्स बच्चे बैठे रहते हैं बैच में, हम्म। जो 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी कर चुके हैं, वो बैठे रहते थे। तो जैसे सर कोई बेसिक क्वेश्चन पूछते थे तो सर पूछते थे जिसको नहीं आता वो हाथ उठाओ, जिसको आता है वो हाथ नहीं उठाना। तो वहाँ पे जब हाथ उठाते थे शर्म लगती थी। ओके। ठीक है। तो लेकिन ना मैं थोड़ा सा दिमाग से इस तरह से हूँ कि मुझे कोई एक चीज लग जाती है ना मन में, मैं करके हटता हूँ फिर उसको। तो जो रैंक लिस्ट लगती थी, उस रैंक लिस्ट में मेरी रैंक आती थी 80 70 45 40 50, ये रैंक आती थी। उसमें अराउंड 300 बच्चे थे, 300 250 भी थे, 2 बैचेस की लिस्ट बनती थी। तो मेरा ये था कि जो टॉप 5 टॉप 10 में मुझे उन्हें बीट करना था। मैंने अपना कंपटीशन जो बनाया वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बच्चों को बनाया, बच्चों मतलब कंपटीशन में बनाया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बीट भी किया। सेकंड अटेम्प्ट में जब मैं सेकंड ईयर में तैयारी कर रहा था, मैं दूसरा साल मैंने लिया था कोचिंग के लिए, तो उसमें जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो उसमें मेरी रैंक आने लगी थी, टॉप 6 टॉप 5 में मेरी रैंक रहती थी। और मतलब ये मान लो आप कि बायोलॉजी के मेरे टीचर थे गुरदत्त सर, उन्होंने भी मुझे क्लास में ऐसे ही एकदम नाम अनाउंस करके मुझे बोला था कि इस बच्चे का सिलेक्शन होगा। तो मुझे गूज़बम्प्स हो गए थे उस टाइम पर। ओके। कि इतनी बड़ी बात सर ने बोल दी, अब तो सिलेक्शन होगा की बात। और ये जो खास बात थी जिसको नोटिस कर रहे थे वो बस इतना था कि अपनी धुन के पक्के थे आप। हाँ, ये अंदर से लगी हुई थी आग? आग लगी हुई थी, बहुत जबरदस्त बात। हाँ, अंदर से आग लगी हुई थी। एक मेरे फिजिक्स के टीचर थे, वो भी एक बार मतलब ऐसे बच्चों को डांट रहे थे क्लास में कि पढ़ते नहीं हो, फिर उन्होंने मुझे ऐसे उठाया, पता नहीं मुझे क्यों उठाया था। फिर उन्होंने ऐसे ही ना मतलब फ्लो में बहुत बोल दिया जोश में आकर के कि इस बच्चे का सिलेक्शन होगा। तो उस दिन मुझे गूज़बम्प्स हुए थे कि मेरे टीचर्स को मुझ पे यकीन है तो मुझे भी होना चाहिए। तो इसलिए फिर मैं कि अब पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, बल्कि एग्जाम से 7 दिन पहले मुझे ये हो गया था कि आज एग्जाम करा लो, सिलेक्शन हो जाएगा। ओके। अंदर से आपका आत्मविश्वास प्रबल हो गया। आत्मविश्वास। अच्छा, जब आप पढ़ाई करने पहुंचे, क्योंकि आपका तो बिल्कुल अलग तरह का कल्चर है, खास बात इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि शुएब, आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्चुअली हम इस बात का ध्यान में रखते हैं कि हमारा जो दर्शक है वो हर वर्ग का दर्शक है, और चूंकि हर वर्ग का दर्शक है और यूट्यूब पे देखने वाले जो होते हैं वो आजकल जो है मिडिल क्लास के भी होते हैं, लोअर क्लास के भी होते हैं, तो फिर वो हाई क्लास के भी होते हैं। तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों को एक एक बात की जानकारी होनी चाहिए, उनकी इच्छा होती है कि वो सब कुछ जाने। तो जब शुएब पढ़ने गए तो इनके आसपास का जो एटमॉस्फेयर मिला, जो इनके साथ के दूसरे मेडिकल के स्टूडेंट्स मिले, जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स मिले, तो वो जितने भी इनको मिले वो सब बड़े लोग थे। किसी के फादर एमएस, किसी के मदर एमडी, और बहुत बड़ा कल्चर था और सबका बहुत बड़ा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, बड़े बड़े घर थे। लेकिन ये गए थे बिल्कुल एकदम ग्रामीण पृष्ठभूमि से, और ऐसी पृष्ठभूमि से जहाँ परिवार में भी लोग बहुत कठिनाई से पढ़े हुए मिलते हैं और बिल्कुल माहौल नहीं होता है। तो मैं सही कह रहा हूँ शुएब? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सब कुछ मतलब मेरी गाइडेंस मेरे फादर रहे हैं,
हर एक चीज में मेरे डिसीजन। बल्कि मैं 11th क्लास में मैथ्स ले लिया था मैंने। ओके 2 दिन में मैथ्स की क्लास में बैठा हूँ, फिर पापा ने कहा कि बायो लेनी है। मुझे बायो में इंटरेस्ट नहीं था, ना बायो में इंटरेस्ट था, ना मैं चाहता था कि मैं बायो लूँ, मैं मैथ्स लेना चाहता था। लेकिन पापा ने कहा बायो लेनी है, तो मैं बायो क्लास में बैठ गया जाके तीसरे दिन से, और फिर मैंने ट्यूशन ले ली बायो की। और बस ये हो गया कि बायो तो बायो ही ठीक है बस अब, और करना है बायो को। और उसी में ही फिर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 12th क्लास मैंने स्कूल से टॉप किया था। ओके वेरी नाइस। मुझे पता भी नहीं था कि मैं टॉप, मतलब आपने 12 फर्स्ट ईयर के बाद बदली सब्जेक्ट? 11th क्लास में चेंज किया था मैंने 2 दिन के बाद, हाँ वही चेंज कर दिया था। गुड। तो अभी जब आप सहारनपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने गए तो लोग ये भी एक्चुअली उनकी रुचि होती है जानने में कि भाई मेडिकल में क्या पढ़ाते हैं। जी तो कोई एक्सपीरियंस आपका सुना है कि पहली बार जो है वो जब आप पहली बार पहुंचे तो कोई पहला ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको देख करके आप जो है या तो डर लगा हो, बॉडी पर रिसर्च होती है या कुछ भी? नहीं, ऐसा ऐसा मतलब डरने वाला तो कुछ भी नहीं था। क्या था मतलब कोई एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो होता है, वो पहले दिन का रैगिंग वाला होता है मेडिकल कॉलेज ओके का। तो आपकी भी हुई रहेगी क्या? नहीं रैगिंग नहीं हुई, कुछ भी मतलब रहता है दिमाग में कि रैगिंग होती है, ये सब होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अभी हमने कहा था कि भाई सब बड़े लोगों के बच्चे होते हैं जी और आप गए थे मिडिल क्लास के आदमी, मतलब एक जमीनी आदमी, एक ग्रामीण व्यक्ति। जी तो जब आप पहुंचे वहां तो उनके साथ खुद को एडजस्ट कैसे किया? देखिए ऐसा है ना, मतलब बहुत बड़ी दुनिया है, उसमें सभी तरह के लोग होते हैं। तो मतलब मैं उन लोगों के साथ रहना पसंद करता हूँ जो मेरी तरह के हों, ग्राउंड लेवल के आदमी हैं। फाइनेंशियली स्टेटस देख के मैं कभी दोस्ती नहीं करता। मैं दोस्ती करता हूँ अगर मेंटेलिटी और थिंकिंग मेरे जैसी है तो मैं दोस्ती करता हूँ, नहीं तो मैं नहीं करता हूँ। मैच कर गए आपके वहां पर? मुझे मिल गया, वेरी मिल ही गुड। जाते हैं। अगर आप एक क्लास में जाओगे तो बैक बेंचर को ढूंढ ही लेता है। एमबीबीएस में पढ़ाई क्या की आपने? एमबीबीएस में मैंने मेरे जो ये एकेडमिक सेशन है कंप्लीट किया है मैंने। इसमें 3 टॉप होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड के 2 पार्ट होते हैं, थर्ड पार्ट 1 पार्ट 2। तो उसमें 19 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक। नहीं हम आप किस डॉक्टर के रूप में देखेंगे, मतलब आंखों का डॉक्टर या फिजिशियन या? जो एमबीबीएस होती है वो सभी के लिए ना बेसिक एजुकेशन होती है। बेसिक एजुकेशन कि ये वाली आपको डिग्री मिल जाएगी इसमें और आप मेडिकल ग्रेजुएट हो जाओगे। लेकिन इसके बाद अगर आपको स्पेशलिटी किसी चीज़ में चाहिए तो उसके लिए नीट पीजी का एग्जाम होता है। जो हमारा एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ था वो नीट यूजी से हुआ था, अंडर ग्रेजुएट। अब हम नीट पीजी का एग्जाम देंगे। नीट पीजी का एग्जाम देने के बाद उसमें रैंक के अकॉर्डिंग जो सिलेबस रहेगा वो ये रहेगा। पूरा एमबीबीएस का सिलेबस जो भी था 19 सब्जेक्ट का, उसकी रैंक के अकॉर्डिंग हमें सीट्स मिलती हैं। ओके तो आपका कुछ है कि आपको किस प्रकार का डॉक्टर बनना है? मुझे मैं बताया, दिशा आपकी तय हो गई है? मैं बताया ना, मैं एमएस की तरफ जाना चाहता हूँ। एमएस की तरफ जाना चाहते हैं? सर्जन? सर्जन आपको आपको मैं तो इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि शुएब सैफी जो है, जब सैफी कम्युनिटी से आते हैं मूलतः उसको यांत्रिक इंजीनियर कहा जाता है और वो वही सब करती है। तो ये व्यक्ति विशेष के शरीर के इंजीनियर बनेंगे मतलब काम वही चीर फाड़ का रहेगा। चीर फाड़ का भी उसमें, बल्कि मेरा ये है कि एमएस ऑर्थोपेडिशन करना चाहूंगा मैं। ओके उसमें ये रहता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो बता रहे हो ना आप यांत्रिक इंजीनियर होते हैं, हाँ तो वो एग्जैक्टली मैच करेगा वहाँ पे। तो वेरी नाइस। मतलब देखिए ये जो उनका पुश्तैनी काम है उसी को वो बस मेडिकल साइंस में लेकर के आएंगे, राइट? वो ह्यूमंस पे करना चाहूंगा मैं, यहाँ पर नॉन लिविंग पे करते थे। हाँ वो ह्यूमंस नॉन लिविंग पे करते रहे इनके पेरेंट्स, इनके पिता और इनके दादा, और ये करेंगे ह्यूमंस पर। हाँ वो अलग स्टडी है, मैच कर गया। गुड। और शुएब ये जैसे दूसरे बच्चे होते हैं और आपको तो धूम के पक्के हैं, आपको बात लगी हुई थी, फादर को आगे लेके जाना था उनकी बात को, मदर को आपने मेहनत करते हुए देखा था कि कैसे 40 रोटियां 2 समय में बनाती थी। दूसरे बच्चों का मन करता है दूसरी एक्टिविटीज के लिए भी, घूमना फिरना, फिल्में देखना, गर्लफ्रेंड्स बनाना, ये सब चीजों के लिए मन करता है, और मोबाइल चलाना, गेम खेलना। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, रील्स बना इंस्टा पर, फेसबुक पर। थोड़ी लाइफ आपकी चेंज हुई, आप धीर गंभीर लड़के बन गए, इन सब चीजों में आपका मन नहीं करता था? मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं 11th क्लास में आया था तो मुझे सबसे पहला फोन जो था एंड्रॉइड फोन, जो टच स्क्रीन वाला फोन होता है, वो मेरी अम्मी ने दिलाया था मुझे 8000 रुपीज का, और मैं ही लेकर आया था बिजनौर मॉल से। और वो जब मैं कोचिंग करने के लिए गया 12th क्लास में तो उस फोन को मैंने घर रख दिया था, और कीपैड वाला नोकिया का छोटा मोबाइल मैं अपने साथ ले गया। कहने से या खुद से? खुद से ले गया था। आपको समझ में आ गई थी ये बात? मुझे पता था पहले ये खतरनाक चीज है। नहीं हमारा एक्चुअली प्रोफेशनल चीज, अगर किसी भी चीज का अच्छा इस्तेमाल किया जाए, लेकिन आपको लगा कि ये आपका मन भटकाएगा। हाँ बिल्कुल।
क्योंकि उस समय तो इंस्टाग्राम रील का इतना जमाना नहीं था। कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे मुझे सबसे पहला मेरा रूल ये था कि अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो मुझे जितने भी डिस्ट्रैक्शन है वो खत्म करने पड़ेंगे। ये इनका कहना ये है कि जितने भी डिस्ट्रैक्शन है वो सब मुझे खत्म करने पड़ेंगे। अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो फिर मुझे डिस्ट्रैक्शन खत्म करने पड़ेंगे। बिल्कुल। शादियां भी मैंने बहुत सारी छोड़ी हैं। शादियां छोड़ दी? बिल्कुल, बहुत सारी शादियां। और बल्कि ऐसा होता था बहुत सी शादी में तो कि पापा, जहाँ मेरा पीजी था, मेरा रूम था मेरठ में, तो उस गली के बाहर आकर खड़े हो जाते थे कि 10 मिनट की बात है, बस बाहर आ जा और क्या नाम 15 मिनट बाद वापस आ जाना अपने रूम पर। आप तो करते उसमें थे? भी मेरे मैं चला जाता था, पर उसमें मुझे ये रहता था कि यार मेरा लॉस करा दिया, मैं इतने क्वेश्चन लगा लेता एक घंटे में, ये था। अरे जब कामयाब होना होता है तो इस तरह से सोचना पड़ता है। पापा कहते थे नीचे जा करके ऊपर से, शुएब नीचे आ जाओ, 15 मिनट के लिए इस शादी में चले जाओ, नहीं तो रिश्तेदार हमें घंटी समझने लगेंगे। और 15 मिनट देते थे तो इन्हें लगता था ये नुकसान करा दिया, पापा ने 4 क्वेश्चन कर लेता। मेरी बहन की शादी थी, बड़ी सिस्टर की शादी थी 2017 में। तो वो तो मेरा बल्कि फर्स्ट ईयर ही था कोचिंग का, सेकंड वाला भी नहीं था। तो उसमें मैं अपनी बहन की शादी के एक रात पहले आया था। उसमें भी एक रात पहले भी जब मैं आया था, उसमें मतलब मुझे पता नहीं था क्या चल रहा है, काम क्या हो रहा है घर में, क्या नहीं हो रहा है। और सुबह में बारात के आने से 1 घंटा पहले मैं अपने नए कपड़े लेके आया था मार्केट से, और उन्हें मैंने उसी की शॉप पर चेंज किए थे। जो मतलब कपड़े वाला था वहीं पे चेंज करके और पुराने कपड़े अपने बाइक में डाल के और शादी में पहुंच गया वैसे। ओके, बहन की शादी में? बहन की शादी में। मतलब आपके दोस्त की बहन की शादी थी? सगी बहन की शादी। अच्छा, सगी बहन की शादी थी। एक्चुअली मैं जानबूझ करके मैंने दोस्त की बहन की शादी इसलिए कहा क्योंकि आप इस बात को भी ध्यान से सुन लें। जब कोई कामयाबी मिलती है ना, लोग बातें बहुत करते हैं, अरे एम बन गए होंगे, लेकिन कामयाबी प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितना त्याग देना पड़ता है, इस बातचीत से पता चल रहा है। स्वेब, तो आपकी खुद की गर्लफ्रेंड तो बनी नहीं होगी? नहीं चाले, ऐसा नहीं था कुछ भी? ओके, गुड। और अभी आपको लगता है कि आपका ख्वाब जो है लगभग पूरा हो गया है? हाँ, मतलब पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं उस वे पर हूँ अभी। वे पर है? कितना आपने रास्ता तय कर लिया है? मैंने लगभग हाफ तो कर दिया है, हाफ हो जाएगा मेरे भी इंटर्नशिप होने के बाद। अभी कोई डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है? नहीं, अभी कुछ भी नहीं है। अभी तो मैं बहुत फ्री फील करता हूँ। फ्री फील करते हैं, अभी सीखने लगे हैं? हाँ, मतलब जैसे सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन तक का ही था वो, जो सन्यासी वाला था ना फेज, वो 2 साल का, वो सिलेक्शन होने तक ही था। सिलेक्शन होने के बाद ना इतना फ्री फील। एक और गूज बम्प हो गए? मतलब अब तो लग रहा है जैसे आपको आत्मविश्वास मिलता है तो एक नया आत्मविश्वास मिल गया है। आत्मविश्वास हमेशा रहता है इस चीज का। हाँ, तो बढ़ गए हो ना रास्ते पर? बिल्कुल। आधा रास्ता तय कर लिया है? आधा रास्ता हो जाएगा 1 साल के बाद। 1 साल के बाद आधा रास्ता पूरा हो जाएगा। डिग्री मिल जाएगी एमबीबीएस की, उसके बाद मैं पीजी की प्रिपरेशन करूंगा। साथ में कर रहा हूँ, अभी स्टार्ट कर दिया पीजी की प्रिपरेशन। मेरा पीजी निकल जाता है, फिर मैं मतलब अपना ट्रैक कराऊंगा इंशाल्लाह। अब तो डॉक्टर तो कहने लगे हो ना लोग, डॉक्टर साहब? हाँ, डॉक्टर साहब एमबीबीएस हो गया है ना? हाँ, डॉक्टर साहब कहने लगे हैं, लेकिन ऑफर मिलते होंगे बढ़िया? नहीं, अभी वो वाला सीन नहीं है कुछ भी। नहीं, मतलब ऑफर से मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह की? नहीं, ऐसा कुछ भी अभी नहीं है। नहीं, पेरेंट्स को तो मिलते होंगे ना ऑफर, रिश्तों के? पेरेंट्स को मिलते हैं, लेकिन अगर कोई मेडिकल के लिए बच्चा तैयारी कर रहा है, मैं उसके लिए बता दूं कि अगर कोई बच्चा एमबीबीएस की कोई एमबीबीएस बन रहा है और प्लेन एमबीबीएस है, वो कुछ भी नहीं है, ये समझ लो। ओके, जब ये खास पॉइंट है इनका, कहना ये है कि अगर कोई एमबीबीएस कर रहा है तो वो जो है वो कुछ भी नहीं है। मतलब जब तक आपके पास पीजी से आपके पास कोई ब्रांच ना हो। गुड, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कुछ एक बार इतनी बातचीत के बाद में आप कुछ और कह दीजिए जो आजकल के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप प्रेरक हो और मैसेज करो। मैसेज तो यही है कि अपने पेरेंट्स को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, और सबसे पहले टारगेट सेट करें। नहीं, पेरेंट्स को क्या ध्यान में रखें? कि हम उनके लिए कर रहे हैं, हम उनके लिए उनके जो ड्रीम्स हैं हम उनको पूरा करने जा रहे हैं। अपने तो कर ही लेता है इंसान, अपने तो ड्रीम्स हैं, चेंज कर लेगा। आज ये नहीं कर पा रहा, कल वो कर लेगा, वो नहीं कर पा रहा, तीसरा ड्रीम हो जाएगा उसका। लेकिन पेरेंट्स का जो ड्रीम है उसको जिंदा रखना है, तो उसके लिए मेहनत करो। और बाकी यही है कि डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, अगर फ़ोन भी यूज़ कर रहे हो तो लिमिट्स होने चाहिए, अपने रूल्स होने चाहिए, और रूल्स को फॉलो करना चाहिए खुद से। और आप ना मतलब पूरी दुनिया को धोखा दे सकते हो, खुद को धोखा नहीं दे सकते। पूरी दुनिया का पागल बना सकते हो, सबको झूठ बोल सकते हो, लेकिन खुद को झूठ नहीं बोल सकते। आप जो है अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपको शाम में सोते टाइम ही पता होना चाहिए कि आपने पूरे दिन में क्या किया। और आपने इतना एनालाइज कर लिया ना अपने बारे में, आप अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हो, तो आप कर लोगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। ये चीज़ डॉक्टर शुएब सोएफी को आपने सुना, और उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो कही है, जो हिला देती है और काफ़ी अंदर से इमोशंस भी भर देती है, वो ये है कि प्लीज़ कमिटेड टू योर पेरेंट्स। और धन्यवाद आपका। मैं हूँ आसमान।